वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने शिफ्ट फर्स्ट जो कि 30 सितंबर 2024 को हुई थी, उसका पहला पेपर है वो कर लिया था। साथियों, हम दूसरी शिफ्ट का पेपर अब करने जा रहे हैं। तो जितने भी एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार के साथी हैं, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश राज सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे। दोस्तों, ये दूसरी शिफ्ट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, जो 30 सितंबर 2024 को पेपर हुआ था, उसकी दूसरी शिफ्ट के अंदर नॉन टेक्निकल हवलदार की परीक्षा होती है, उसमें सवाल आया हुआ है। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जतिन नाथ दास। ये है दोस्तों, 63 दिन की लगातार भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 2001 में पेश किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो 2000 और 2001 के अंदर शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। दोस्तों, ये प्रोग्राम था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इनमें से एक कवि है वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, वो बताना है आपको कौन थे। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट है वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो किस जो दोस्तों खेल के अंदर, किस स्पर्धा के अंदर हासिल किया? दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आपको याद होगा, शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा है वो भारत के लिए पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल मेडल लेकर आए थे। अभिनव बिंद्रा, याद रहेगा आपको नाम, अभिनव बिंद्रा याद रखना है आपको नाम। अभिनव बिंद्रा है, ये भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर के आए थे ओलंपिक के अंदर, जो कि शूटिंग के अंदर लेकर के आए थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? यानी जो वसा अम्ल टूटते हैं बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से, ये कौन सी कोशिकाओं के द्वारा दोस्तों ये प्रक्रिया की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा परऑक्सीसोम। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, परऑक्सीसोम, याद रहेगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित जानकारी से राज्य व्यय की गणना कीजिए। यानी आपको दो जानकारी दी गई है कि राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 2.80% है, और राजस्व प्राप्तियां है वो जीडीपी का 10.80% है। आपको बताना है कि राजस्व व्यय कितना हुआ। दोस्तों, इन दोनों को ऐड करने पर हमें आंसर मिलता है 13.6 यानी 13.6। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 13.60। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से तीन पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, इंपॉर्टेंट बात है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है इनमें से? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छऊ नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और तीनों पड़ोसी राज्यों यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृतांत है? यानी किसकी लिखी हुई है दोस्तों ये विंग्स ऑफ फायर? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, इनकी जीवनी है विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, याद रहेगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? यानी इसमें कौन सा अम्ल बनता है जो जिसके कारण पानी है वो अम्लीय हो जाता है? दोस्तों, जल को हम कहते हैं H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जब इन्वॉल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, तो ये बनेगा H2CO3। इन दोनों के मिलने से H2CO3 बनेगा, और इसे कहते हैं दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, वो है निम्नलिखित विकल्पों में से अणु, सूक्ष्म इकाइयों और उनके मोलर मान के गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको एक तरफ तो दे रखे हैं, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, और आगे उनका अणुभार या मोलर द्रव्यमान दिया गया है। उनके बारे में बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न 9 के बाद 11 कैसे आ गया। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है,
उनके लिखने में, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी और वो लिखा नहीं जा रहा था, तो हमने उसको स्किप कर दिया है। वो इतना हमने उसको अलग से करने की कोशिश की है। खैर, अभी बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है। दोस्तों, आपको याद रखना है हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान है वो 35.5 होता है। तो इन दोनों का ऐड करें तो HCl का हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 36.5। ये अपना सवाल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करूं मैं दोस्तों, ये सोडियम का होता है, सोडियम Na यानी सोडियम होता है ये, और इसका मोलर द्रव्यमान 23 होता है। और जब क्लोरीन का जुड़ जाएगा इसमें 35.8, तो ये हो जाएगा अपना 58.5, ये भी सही है। और CH4 इसका देखते हैं हम, CH4 यहाँ पर दोस्तों कार्बन का होता है 12 होता है और हाइड्रोजन का मैंने 1 बताया, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी इन तीनों के सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें इसके निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता कि हमने सभी के निकाल के देखे। हमने 3 निकाल लिए, तीनों जब सही है तो ऑप्शन डी अपना खुद ब खुद इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं मिला है, वो आपको बताना है। दोस्तों, लोहे की स्लैब है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नहीं मिली थी। ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA यानी rRNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? दोस्तों, इसमें से कौन सा जो कोशिकांग है उसके उसके उसका जो है वो rRNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, बत्तुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? यानी आपको बताना है कि बत्तुकम्मा नामक त्योहार है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये त्योहार है, ये तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात तो नोट हो गई होगी, एक त्योहार पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य से संबंधित है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 15 मई 2001 में, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया था? यानी मानवता की उत्कृष्ट कृति के रूप में कौन सी ये परियोजना है, इसको घोषित किया गया था? ये 4 परियोजनाएं दे रखी है आपको, या 4 परियोजनाएं या संस्थान दिए गए हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुटियाटम की सहायता से राष्ट्रीय परियोजना। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो अगला सवाल है दोस्तों, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? यानी नेहरू रिपोर्ट लिखी गई थी दोस्तों, कब लिखी गई थी? 1928 के अंतर्गत। और किसने लिखी थी दोस्तों? वो मोतीलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और उसके अंतर्गत क्या मांग की गई थी दोस्तों? ये भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने की बात कही गई थी। फिलहाल ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? दोस्तों, राग दीपक इनमें से कौन से संगीतकार के द्वारा लिखा गया है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तानसेन जी के से जुड़ा हुआ है राग दीपक, आपको पता ही होगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, पटकोई पहाड़ियां, पटकोई हिल्स है, ये कौन से पर्वतों का भाग है? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। क्या ये पश्चिमी घाट का भाग है, या ये काराकोरम श्रेणी का भाग है, या पूर्वी घाट का, या पूर्वांचल का? दोस्तों, ये पूर्वांचल का भाग है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, उनका एक भाग है पटकोई बूम बोलते हैं, पटकोई पहाड़ियां बोलते हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। फिलहाल ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा कि पटकोई बूम या पटकोई पहाड़ियां हैं, वो पूर्वांचल का भाग है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, 1991 यानी 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल है। वो आज भी दोस्तों आपको पता होगा साक्षरता के मामले में देश में अव्वल स्थान पर रहता है, वो है केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक पूर्ण निरंकुश यानी एब्सोल्यूट डिस्पोट शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? यानी एक निरंकुश शासक के रूप में दोस्तों बलबन के शासन में कौन सी घटना, इनमें से एक घटना है वो घटित हुई? दोस्तों, आपको पता होगा बलबन के शासन में जो 40 जो सरदारों का एक संगठन बनाया गया था, जिसे चालीसा कहा जाता था, उसका विनाश हो गया था दोस्तों। चालीसा का विनाश यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ 40 या चालीसा का विनाश है, वो बलबन के शासनकाल में हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है, वो है दोस्तों, सितंबर 2023 में संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद
ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये फिलहाल उस समय रिलेवेंट था, सितंबर 2024 में करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था सवाल है, तो इसका अभी फिलहाल याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बशर्ते इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल नवीन है, वो ईडी के प्रभारी निदेशक बनाए गए थे। ईडी अभी भी चर्चा में है दोस्तों, आपको पता होगा, तो ईडी चर्चा में रहती है, तो ईडी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के रूप में, तो ये थोड़ा आपको पढ़ लेना है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हिस्सा है? इनमें से 4 बांध दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से एक बांध वो है जो कि दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है, वो आपको बताना है कौन सा बांध हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथन बांध जो है ये दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, उसके कितने शहरों को के अनुसार, इस योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय यानी सस्टेनेबल और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? दोस्तों ये भी करंट का प्रश्न हो जाएगा। जनवरी 2023 यानी आप देख सकते हो कि सितंबर के अंदर परीक्षा हुई है 2024 में, और जनवरी 2023 का सवाल पूछा जा रहा है, यानी आपको लगभग 2 वर्ष का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मोटा मोटा आपको 2 वर्ष का करंट अफेयर है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 शहरों को चुना गया था दोस्तों, 30 सिटीज को चुना गया था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, फुटफॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक शब्द है फुटफॉल्ट, ये कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है फुटफॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद 181 के अनुसार, अनुच्छेद 181 में एक बात कही गई है कि जब खालिस्तानी यहाँ पे एक पदाधिकारी का नाम आएगा, इस पदाधिकारी को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा के अंदर विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष, यानी विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जब उसको हटाने का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर प्रक्रियाधीन हो तो वह उस समय उस जो सदन की है अध्यक्षता नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 181 के अंतर्गत कहा गया है। तो दोस्तों इससे इन सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए, इन सब के बारे में डिटेल से लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जल्द ही हम तीसरी शिफ्ट का पेपर है वो आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।